स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न लेते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं में रिजर्व बैंक द्वारा किसका क्रय विक्रय किया जाता है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है उसमें दो उपकरण हैं। एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक उपकरण जिनको हम कहते हैं, और दूसरे होते हैं गुणात्मक क्वालिटेटिव। तो जो मात्रात्मक उपाय होते हैं उसमें बैंक दर हैं, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, CRR SLR इनको लिया जाता है। तो जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं इसमें जो रिजर्व बैंक होता है या केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करके वो क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार में जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको क्रय विक्रय करके जो साख की मात्रा है उसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो जो मौद्रिक नीति होती हैं उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता लाना, प्राइस स्टेबिलिटी होती हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान शेष है, उसको संतुलन में लाने का प्रयास किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, आर्थिक वृद्धि होती है, निर्यातों में कमी, ये उद्देश्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, साख नियंत्रण की दो विधियां होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मात्रात्मक उपाय जो होते हैं उसमें क्या आता है, बैंक दर आती है, नकद कोषानुपात आते हैं, CRR SLR आते हैं, और खुले बाजार की क्रियाएं आती हैं। तो जो सीमांत आवश्यकता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये किस में आता है? गुणात्मक उपाय में आता है, क्वालिटेटिव मेजर में आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उच्च शक्तिशाली मुद्रा का तत्व नहीं है। हाई पावर्ड मनी में करेंसी को लिया जाता है, अतिरिक्त जो रिजर्व होते हैं उनको लिया जाता है, रिक्वायर्ड रिजर्व को लिया जाता है, रेपो दर सम्मिलित नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का संबंध किन नीतियों से है? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जब क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, साख नियंत्रण की जो मौद्रिक नीति है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? सेंट्रल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा। भारत में जैसे अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मौद्रिक नीति है वो केंद्रीय बैंक या भारत में अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गुणात्मक साख नियंत्रण का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या माप गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी? तो जो परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात है, CRR SLR, ये किस में आता है? मात्रात्मक में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है। और ये अगर हम देखें सीमांत आवश्यकता जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये किस में आएगा? गुणात्मक के अंतर्गत आएगा। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जो है वो किसकी नीति है? केंद्रीय बैंक की है, सरकार की है, वित्त आयोग की है, या फिर वित्त मंत्री की है? तो फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, साख नियंत्रण करने की दो विधियां होती हैं, एक तो होती है मौद्रिक नीति और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो सरकार है, ठीक है, विभिन्न उपायों का प्रयोग करके नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं। इसमें अगर हम देखें तो सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू हो गई, सार्वजनिक आय हो गई है, ऋण हो गया, हिन्नार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इन सभी उपकरणों का प्रयोग करके नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। तो जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वो किसकी है? सरकार की। और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो किसकी होती है? केंद्रीय बैंक की होती हैं।
नेक्स्ट है राजकोषीय नीति में सम्मिलित होता है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, सरकार का जो व्यय है, सार्वजनिक व्यय, व्यय नीति भी आ जाती है, और सरकार की जो आय नीति है, इनकम रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो टैक्स पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, व्यय और कर नीति दोनों का संबंध किससे होता है, राजकोषीय नीति से होता है, फिस्कल पॉलिसी से होता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट लिखिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनमें से। तो यहां पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मौद्रिक नीति है उसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, अपने इच्छानुसार जो नोट छापती हैं। ठीक है, वो हो सकता है कम मात्रा छापनी है या ज्यादा मात्रा छापनी है, वो अर्थव्यवस्था की स्थिति किस प्रकार की है, मंदी है या तेजी की स्थिति है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, जो भी मार्केट कंडीशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा इनमें से होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जो है वो किसके साथ में संबंधित है। तो राजकोषीय नीति में चार उपकरण आते हैं मुख्य रूप से, सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट, और चौथा हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो राजकोषीय नीति जो उपरोक्त तीनों हैं, ए बी सी, इन तीनों के साथ में संबंधित हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, जब विदेशों के साथ में लेन देन नहीं होता है, आयात निर्यात नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र के सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में जब आयात निर्यात नहीं होगा तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है, भुगतान शेष की, वो नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब बंद अर्थव्यवस्था होगी तो समष्टि अर्थशास्त्र का बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ में जो उद्देश्य है वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक बैंक की जमा का वह अनुपात जो वैधानिक रूप से उन्हें रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों की जमाओं का वह अनुपात जो वैधानिक रूप से रिजर्व बैंक के पास में रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्यापार चक्र में शिखर मोड़, शिखर किसका मोड़ बिंदु है। ठीक है, ये व्यापार चक्र की जो स्थिति होती है तो उसमें ये आपका हो गया, इसको हम कहते हैं पीक पॉइंट कहते हैं। तो शिखर जो है वो कौन सा मोड़ बिंदु हो जाएगा, आपका ऊपरी मोड़ बिंदु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो निम्न, सबसे निम्न स्तर पर जो मोड़ बिंदु होता है, ठीक है, जिसको हम गर्त कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मजदूरी नियंत्रण किस प्रकार की नीति का उदाहरण है, उपकरण है। ठीक है, वेज कंट्रोल, मजदूरी नियंत्रण को अगर हम देखें तो ये इनकम पॉलिसी, आय नीति के साथ में संबंधित होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखिए, व्यापार चक्र का न्यूनतम बिंदु क्या होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था ये व्यापार चक्र की जो स्थिति होती है उसमें जो ये ऊपरी बिंदु हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, पीक कहते हैं, और ये जो निम्नतम बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं, गर्त या तल कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये न्यूनतम बिंदु होता है व्यापार चक्र में। अगला देखिए, जब समग्र आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा। ठीक है, समग्र आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने का मतलब कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में भी वृद्धि हो रही है, रोजगार का जो स्तर है उसको भी, उसमें भी वृद्धि हो रही है, उत्पादन, आय, जो सारी आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें अगर वृद्धि होती है तो इसको कहा जाएगा विस्तार, कहा जाएगा एक्सपांशन कहा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों ने
आघात, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शॉक्स का किस अर्थ में प्रयोग किया है। तो शॉक्स क्या होते हैं, आघात क्या होते हैं, जो शक्तियां अर्थव्यवस्था में अचानक उत्पन्न होती है जिसके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, अप्रत्याशित जो होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी अप्रत्याशित शक्तियां जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, ये कौन सी हो सकती हैं, जैसे युद्ध हो सकते हैं, नए नए आविष्कार हो सकते हैं, फसल को नुकसान हो जाए जैसे नष्ट हो जाए, सरकारी नीतियों में परिवर्तन है, इनके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहा जाता है, ये होते हैं अर्थव्यवस्था के आघात, शॉक्स कहा जाता है इनको। ठीक है, तो युद्ध, नए आविष्कार, फसल नुकसान, विफलता, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, ये सारे क्या होते हैं, आघात होते हैं। नेक्स्ट है, शिखर एवं तल को व्यापार चक्र में संयुक्त रूप से जाना जाता है। ठीक है, ये व्यापार चक्र की जो स्थिति हमने देखी थी, तो ये जो ऊपरी मोड़ बिंदु है जिसको हम शिखर कहते हैं, और ये सबसे निम्न जो मोड़ बिंदु है उसको हम कहते हैं तल कहते हैं। तो ये दोनों एक तरह से क्या है, टर्निंग पॉइंट से मोड़ बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, ISLM मॉडल मुख्य रूप से कितना क्षेत्रीय मॉडल है, कितने क्षेत्रों को लिया गया है, 2 क्षेत्रों को लिया गया है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, वास्तविक क्षेत्र, वस्तु बाजार, और दूसरा मौद्रिक क्षेत्र, मुद्रा बाजार। तो हम कह सकते हैं ये 2 क्षेत्रीय मॉडल हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ISLM मॉडल को सबसे पहले किसने विकसित किया था। तो ISLM मॉडल को सबसे पहले विकसित करने का जो काम है वो किया गया था हिक्स के द्वारा 1936 में, और इसका जो प्रयोग है, ठीक है, किसने किया था, किन्स ने किया था। नेक्स्ट, IS वक्र किस क्षेत्र के संतुलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये IS वक्र जो होता है वो वास्तविक क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र का मतलब जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु बाजार के संतुलन को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो IS वक्र है किसके संतुलन को प्रदर्शित करता है, गुड्स मार्केट को, या इनको हम कह सकते हैं रियल सेक्टर कह सकते हैं, वास्तविक क्षेत्र भी इनको कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, IS वक्र का ढाल होता है, देखिए हमने बना रखा है ये, तो IS वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे की गिरता हुआ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक ढाल कहते हैं, नेगेटिव स्लोप कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, LM वक्र किस क्षेत्र के संतुलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, LM वक्र हमारा इस आकार का होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। इसका मतलब ये मौद्रिक क्षेत्र के संतुलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसको हम मौद्रिक क्षेत्र कहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, LM वक्र का ढाल, डायग्राम देख के आप बता सकते हो कि LM वक्र का ढाल क्या है, ये धनात्मक ढाल होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ता हुआ है, ये धनात्मक ढाल कहलाता है। नेक्स्ट, वास्तविक ISLM मॉडल किस प्रकार का मॉडल है। देखिए, ISLM मॉडल जो हिक्स के द्वारा दिया गया था, वास्तविक मॉडल अगर हम इसको देखें तो ये एक तरह से क्या है, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र होते हैं उसी को सम्मिलित करता है। ठीक है, IS और LM, IS का मतलब वस्तु बाजार का संतुलन और LM का मतलब मौद्रिक बाजार का संतुलन। तो ये जो मॉडल एक तरह से क्या है, क्लोज्ड हम कह सकते हैं इसको, बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात को सम्मिलित नहीं किया गया था, वास्तविक मॉडल की बात की गई है। ओरिजिनल जो इसका मॉडल है उसमें केवल जो वस्तु बाजार है, मौद्रिक बाजार है, उसको लिया गया है। नेक्स्ट है, ISLM मॉडल का प्रयोग क्या निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आय और ब्याज की दर के जो विभिन्न संयोग हैं उनके संतुलन को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, IS मॉडल का जो प्रयोग है वो आय और ब्याज की दर दोनों का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
वस्तु बाजार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वस्तु बाजार को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें बचत और निवेश बराबर होंगे उसको हम IS वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक तत्व होते हैं। बचत और निवेश को वास्तविक तत्व कहा जाता है, और जब बचत और निवेश प्रत्येक बिंदु पर समान है उस वक्र को हम क्या कहते हैं? IS वक्र कहते हैं। तो जो वस्तु बाजार है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रियल सेक्टर, वास्तविक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, IS वक्र के अनुसार ब्याज की दर और आय में किस प्रकार का संबंध होता है? तो देखिए, IS वक्र का ढाल हमारा एक तरह से क्या है? ऋणात्मक होता है, इस तरीके से गिरता हुआ। तो ये क्या बताता है कि आय और ब्याज की दर में अप्रत्यक्ष संबंध होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। और LM वक्र की अगर हम बात करेंगे तो कैसा संबंध होगा? डायरेक्ट संबंध होगा। ठीक है, देखिए अंतिम क्वेश्चन हमारा यही है का LM वक्र में आय और ब्याज की दर में किस प्रकार का संबंध होता है? दोनों में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।